हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है एस के पांडे की किताब है। मैं आपको दिखा देता हूं। और ये हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, चलिए देर नहीं करते हुए गहराई से हम पढ़ने वाले हैं। और मेरा प्रयास यही है कि बुक्स जो हम पढ़ने में इतना टाइम नहीं दे पाते हैं तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो ये कैसे हुआ। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए। ये आप जानते हैं। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ पुरु राष्ट्र से, आम्भिक ने आम्भिक जो तक्षशिला का राजा था, सिकंदर को आमंत्रित किया था। और पुरुराज उस समय एक शासक हुआ था। हालांकि उसको बंदी बना लिया गया, लेकिन वो सिकंदर के सामने झुका नहीं। ठीक है दोस्तों, और सिकंदर वहाँ से लौट गया था। दोस्ती हो गई थी उनमें, क्योंकि पुरुराज का जो व्यवहार था, निर्भीक भारत की छवि उसने वहाँ पे दिखा दी थी सिकंदर को। तो भारत लौट गया, सिकंदर वहाँ से लौट गया था। तो तब जब सिकंदर ने ये आक्रमण किया, उसके बाद भारतीयों के बीच और यूनानियों के बीच ये हुआ। उसके बाद जो है फिर हिंदू यूनानी आए। ठीक है, वो ये है आपके मौर्य साम्राज्य के बाद हिंदू यूनानी, फिर शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। ठीक है, तो दोस्तों यूनानियों के साथ प्राचीन काल से ही हमारा संबंध है। ठीक है, मध्यकाल में, जो मध्यकाल है, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं सल्तनत काल से लेकर के हमारा मुगल काल तक का। ठीक है, मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था। एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था। फारस की खाड़ी से ईरान से होते हुए फिर वेनिस तक जाता था ये। वहाँ से फिर इराक और तुर्की होकर ज़मीन के रास्ते एवं आगे समुद्र के जरिए वेनिस और जनेवा तक जाता था। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा मार्ग था लाल सागर से होकर के मिस्र के सिकंदरिया, जहाँ पे आज की स्वेज नहर है, ठीक है, तक थल मार्ग, और वहाँ से समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक पहुँचता था। ठीक, एक तीसरा भी मार्ग था मगर कम प्रचलित, और ये थल मार्ग था। ठीक है दोस्तों, ये भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से होकर, जिसमें गोलन दर्रा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के एरिया से निकलते थे ये लोग, लद्दाख से होते हुए, और लद्दाख से ही बौद्ध धर्म तिब्बत भी पहुंचा था दोस्तों। ठीक है, वहाँ से चीन में फैला, से होकर मध्य एशिया, रूस तथा बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। इस तरह भारत को यूरोप से मिलाने वाले दो प्रमुख समुद्री मार्ग थे। एक फारस की खाड़ी से होकर, दूसरा लाल सागर से होकर। इसमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे के कारण दुष्कर था। ये किताब बहुत अच्छी है दोस्तों, इसमें आपको फैक्ट भी मिलेंगे, और एक प्रवाह, अध्ययन में प्रवाह जो होता है लगातार, वो भी आपको मिलेगा। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था। ठीक है, मतलब जो अरब के लोग थे, एशिया के समस्त देशों से ही उनका व्यापार था, चाहे वो इंडोनेशिया का बाली हो, भारत हो, श्रीलंका हो, या अरबवासी पहले से व्यापार करते थे, यूरोपियों से भी पहले। जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार, ठीक है, भूमध्य सागर के आसपास का जो व्यापार है, यूरोप का जो व्यापार है, वो इतावली, मतलब इटली के व्यापारियों या उस वेनिस, जेनेवा के व्यापारियों के एकाधिकार में था। एकाधिकार, उनका ही वर्चस्व था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गर्म मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था। पूर्वी देश आपके, आप लगा लीजिए यहाँ से, जिसमें भारत है, उस समय पाकिस्तान भी भारत ही होता था। भारत है, इंडोनेशिया, मलाया द्वीप, मलेशिया वगैरह, ये सब। नीचे आप सिंगापुर जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, ये पूरब के देश थे। ठीक है, जिसको हम आज ईस्ट एशिया बोल देते हैं, वो समस्त देश गरम मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो गरम मसालों की खेती यहाँ काफ़ी अच्छी होती है। अपना केरल ले लीजिए आप, दक्षिण भारत में, क्योंकि गरम मसालों की यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है,
यूरोप में मांग ज़्यादा क्यों थी? तो दोस्तों यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, आर्कटिक क्षेत्र के आसपास यूरोप महाद्वीप है, और उस ठंड से बचने के लिए वो मांस खाना ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंग्लैंड के, यूरोप के जितने भी ज़्यादातर देश हैं, तो इसलिए उसमें गरम मसालों का प्रयोग वो करते हैं मीट में, ठीक है। तो काफ़ी मांग थी यूरोप में। ये मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे, आप समझ रहे हैं, ठंड से बचने के लिए, क्योंकि जाड़ों में देखिए, जाड़ों में नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर ही वे जिंदा रहते थे। देखो दोस्तों, भारत में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, लेकिन साइबेरिया की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं ना, उनको हिमालय दीवार बन करके रोक लेता है। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती, ठीक है। 1453, ये डेट आप याद रखना, 1453, ठीक है, में कश्तूतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। कश्तूतुनिया एक ऐसा स्थान है, आप जानते होंगे, तुर्की और इटली के बीच में है, ठीक है दोस्तों। कश्तूतुनिया, यहाँ से होकर के व्यापार होता था, और उस पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इस कारण अब यूरोपियों का आना बंद हो गया, ठीक है। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी तुर्कों के अधीन आ गया। ये कश्तूतुनिया बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। पहले वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एक अधिकार कर लिया था, ठीक है। इस कारण यूरोप के नवीन राष्ट्र, ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल व्यापार से बहिष्कृत थे, लेकिन गरम मसाले के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से पूरब के साथ व्यापार करने को ये लालायित थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए नए और अपेक्षाकृत कम जोखिम भरे मार्ग ढूंढने आरंभ कर दिए। ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्कों के झगड़ों से बचकर पूर्व के देशों से सीधे व्यापार संबंध कायम करना चाहते थे। वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह समर्थ थे, क्योंकि 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। यूरोप के पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना पैदा कर दी, ठीक है, ये आप समझे। यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप में सब लोग तरक्की के मार्ग पर निकल पड़े थे। इस समय कुतुबनुमा जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसका भी आविष्कार हो चुका था। नए भौगोलिक आविष्कार और भी अन्य नए भौगोलिक आविष्कार, दिशाओं का ज्ञान वगैरह और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल अग्रणी था। पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, इनको द नेविगेटर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने नाविक यात्राओं को प्रोत्साहन दिया कि सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज, ठीक है दोस्तों, बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तरमासा अंतरीप को खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा, ठीक है। यह उत्तरमासा अंतरीप वही है अफ्रीका वाला। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तरमासा अंतरीप का चक्कर काटकर, जिसको हम केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना एवं आर्थिक लाभ कमाना था। भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भड़ोच, कैम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये बंदरगाह पश्चिम देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं मालाबार तट पर लाई जाती थीं, जहां से लाल सागर एवं फारस की खाड़ी होकर इन्हें पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। पश्चिमी देशों को भेजी जाने वाली अन्य प्रमुख
भारतीय वस्तुएं थी। क्या क्या भेजा जाता था दोस्तों? देखो, सूती कपड़ा, नील, मसाले और जड़ी बूटियाँ। इस समय गुजरात से भारी मात्रा में सूती कपड़े का निर्यात होता था। 1500 ईस्वी के लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख समुदाय था कोरोमंडल का चेट्टियार समुदाय। ठीक है, तो इस समय जो भारत में चेट्टियार समुदाय के अंडर में ही सारा व्यापार होता था, आप ऐसे समझ लीजिए। बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस व्यापार में उनके साथ एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय था, चूलिया मुसलमान। तो दोनों का आप नाम याद रखेंगे, चेट्टियार समुदाय और चूलिया मुसलमान। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय था। इस प्रकार भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय विशिष्ट समुद्री मार्गों पर विशिष्ट व्यापारिक समुदायों का प्रभुत्व था। भारत में यूरोपवासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज थे, इसके बाद डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी आए। दोस्तों ये क्रम पूछ लेता है, तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं पुर्तगीज के बारे में। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए। उत्तर महासागरीय का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कप डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा अपना बेड़ा उतारा। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य रवैया अपनाया। वैमनस्य, ईर्ष्या की दृष्टि से देखा, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। और दोस्तों जिसे इतना लाभ होगा वो फिर से क्यों नहीं आएगा? तो ये वास्को डी गामा द्वारा भी आया था। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई। लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक है दोस्तों, ये केंद्र तो बनी जाएगी भाई। सामान लेके गया है, उसको बेचेगा और सस्ता सामान है, फिर भी 60 गुना लाभ कमा रहा है। ठीक है, और पुर्तगाली शासक मैनुअल फर्स्ट द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। वाणिज्य का प्रधान यानी के व्यापार के प्रधान की उपाधि। ठीक है, 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। ठीक है, 1502 में पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। ठीक है दोस्तों, 1503 में, ये डेट भी आप याद रखना। 1505 ईस्वी में उन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई। उसी वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को, ठीक है, पुर्तगालियों के व्यापार एवं भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। ठीक है दोस्तों, आर्थिक कारणों में अरबों एवं यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों यानी वेनिस एवं जिनेवा के व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निकाल बाहर करना और धार्मिक कारणों में अफ्रीका एवं एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों एवं अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना था। और धार्मिक कारणों में ये हो गया। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करें हम। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत का पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं हम। अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसे सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। इस प्रकार अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति
कहलाई। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा आपको कि ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाने वाला या उसका संरक्षक या उसका नेतृत्व करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त नौसैनिक बेड़े, अब सुनना, संयुक्त है, मुस्लिम नौसैनिक बेड़े मतलब 3-4 लोग एक जगह हो गए, जिसमें कौन है? गुजरात, मिस्र, तुर्की से चोल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें यह पराजित हुआ और इसका पुत्र मारा गया। लेकिन अपनी वापसी के पूर्व 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। इस वजह से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। दोस्तों आप देख रहे हैं ये 3 लोग हारे, और गुजरात यानी कि भारत के मुस्लिम व्यापारी, मिस्र और तुर्की यहाँ के 1509 में हरा दिया इसने। ऐसा ही हुआ था बक्सर के युद्ध में, जब भारत का राजा, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब हारे थे, तभी तो सत्ता स्थापित हुई थी अंग्रेजों की। लेकिन अपनी वापसी के पूर्व 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। इस वजह से ये आपका हो गया नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित होगी ईसाइयों की, ठीक है। और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। 16वीं शताब्दी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 तक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अल्मीड़ा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया, ठीक है, 1510 ईस्वी में। ये डेट भी काफ़ी आती है। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हो गया। ये तीनों नगर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली अदन पर अधिकार नहीं कर सके। जो अदन की खाड़ी है, लाल सागर वाली, जो लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी थी। आज चीन इसी फिराक में तो है दोस्तों, चीन वहाँ पे बना रहा है अपना नौसैनिक अड्डा। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। देखो अल्बुकर्क ने क्या रणनीति थी इसकी कि हम भारत से संबंध स्थापित करेंगे और यहाँ पे एक अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी, किंतु उसकी नीति में एक बहुत बुरी बात यह थी कि वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। जो भी हो, उसने वफादारी के साथ पुर्तगीजों की सेवा की। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। उस समय पुर्तगीज भारत की सबसे सबल जल शक्ति बन चुके थे तथा पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। अब आता है नीनो डी कुन्हा, ठीक है दोस्तों, 1529 से 1538। अल्बुकर्क के बाद यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। कोचीन से कहाँ ले गया ये? गोवा, 1530 ईस्वी में। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्र तट की और भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन के विषय में समझौता हो गया, लेकिन वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया। इस झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे समुद्र के समीप कुछ महत्वपूर्ण बस्तियां बसाईं। 1539 ईस्वी में दमन पर भी उनका अधिकार हो गया। उनकी बस्तियों में दीव, दमन, षष्ठी, बसई, चोल, बम्बई, शांथोमी और हुगली शामिल थे। सीलोन के अधिकांश भाग पर भी उनका आधिपत्य हो गया, किंतु कालांतर में इनमें से अधिकांश भाग उनके हाथों से निकल गए। डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से वहाँ
पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। 1538 ईस्वी में अदन पर तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1598 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने पूर्वी एशिया में पुर्तगालियों के व्यापार को भी कम कर दिया। 1602 ईस्वी में डचों ने बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। 1654 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता प्रदान की। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया। 1658 में श्रीलंका और 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों के समीप मालबारी दुर्ग डचों के अधीन हो गए। अंग्रेज भी डचों से पीछे नहीं रहे। 1611 ईस्वी में सूरत के निकट सवाली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। 1628 ईस्वी में फारसी सेना की सहायता से अंग्रेजों ने हरमुज पर अधिकार कर लिया, जो फारस की खाड़ी पर स्थित पुर्तगालियों की मुख्य चौकी थी। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया तथा मराठों ने 1739 ईस्वी में साष्टी और वसई पर अधिकार जमा लिया। गोवा, दमन और दीव 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए यहीं तक। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पुर्तगाली नियंत्रण की विधि एवं प्रक्रिया, कैसे उन्होंने नियंत्रण किया, क्या उनकी प्रक्रिया रही, इस बारे में जानेंगे। ये जो इनिशिएटिव मैंने लिया है किताब से पढ़ाने का, आपको ये कैसा है, हिस्ट्री की जो वीडियो आ रही हैं वो उसी प्रकार से आती रहेंगी नोट्स के साथ। ये मैंने बुक से लिया है। इसी के बाद मैं आपको एक बुक और पढ़ाऊँगा जिसमें आधुनिक भारत बिपिन चंद्र पाल की है, और फिर इसी में एक बुक और पढ़ानी है आपको जो कि है स्पेक्ट्रम, वो भी आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो 3 किताबें हम आधुनिक भारत के इतिहास से पढ़ने जा रहे हैं। आपको कैसा अनुभव लग रहा है, आपका अनुभव ये कैसा रहा, मुझे आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।